प्रोग्राम मैं शुरू करन लगा सब तो पहला मैं इस टॉपिक के उत्ते कि मीडिया के बारे जिहदे गलबात की है मैं सुप्रिया जी तो ही शुरू करना चाहता सीगा तो सुप्रिया जी अपनी गल रखणगे। इन्हां कोल यूपी का बहुत तजर्बा बाकमाल है, इत्थों तक कि यूपी च रिपोर्टिंग करन करके मोदी के घर दे विच रिपोर्टिंग करन करके इन्हां दे उत्ते तगड़े तगड़े केस ठोके गए ने। वो केसां दा की बनिया वो भी सानूं दस देणगे। तो सुप्रिया जी प्लीज़ आइए। जी सत श्री अकाल। तुहाडा बहुत बहुत आभार शिविंदर जी, मनीषा ते मैनू लुधियाना बुलाने लई। मैं चाहती हाँ कि तुहाडे सभी नाल पंजाबी विच गल्लां करूं, पर जब मैं स्कूल विच पंजाबी बोला करती थी तो मेरे सारे मित्र हंसते थे। तो तुहानू भी हंसा सकती हाँ, लेकिन कहीं टॉर्चर ना लगे। तुहाडी इजाज़त नाल मैं हिंदी लौट आती हूँ। मैं 18-19 साल से पत्रकारिता में हूँ। मैंने शुरुआत बम्बई से की थी, उसके बाद पटना में काम करने का मौका मिला, कुछ साल छत्तीसगढ़ में रही और अब दिल्ली में हूँ। टीवी पत्रकारिता भी की है, अखबार का अनुभव है और पिछले 7 साल से डिजिटल मीडिया में हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अपना बायोडेटा क्यों सुना रही हूँ। बस एक आइडिया देना चाह रही थी कि पत्रकारिता के बारे में मेरे ख्यालात कैसे शेप हुए। जब मैंने शुरुआत की थी एज ए रिपोर्टर तो मुझे लगता था कि पत्रकारों का काम है कि समाज में अंतिम व्यक्ति को की आवाज़ पेश करना। मेरी खुशकिस्मती थी कि 2002-2003 में जब पत्रकारिता में मैंने शुरुआत की थी, उस दौरान इस सोच के लिए जगह थी। जिस चैनल में मैं काम करती थी एनडीटीवी, खास तौर पे उसमें इस पे तवज्जो दी जाती थी। लेकिन ये जो स्पेस थी वो धीरे धीरे सिकुड़ती गई और उसकी वजह मुझे लगता है रहा इंडिया शाइनिंग। अब ये जो स्लोगन था उस दौरान आपको याद होगा 2004 के लोकसभा चुनाव में जो वाजपेयी सरकार थी वो इस स्लोगन के चलते गिर गई थी। लेकिन ये स्लोगन जो खास तौर पे शहरी मध्यम वर्ग है उसमें बहुत बहुत अंदर तक उन पे प्रभाव था। ये जो एक आइडिया की एक एस्पिरेशनल थॉट, और जो पत्रकारिता के में जो बेसिकली मीडिया ओनर हैं और जो एडवर्टाइज़र हैं, जहाँ से विज्ञापन आते हैं, जो कंपनियां हैं, वो भी इसी सोच को बढ़ावा देना चाहते थे। तो जो मेरा अनुभव रहा वो कुछ सालों में मुझे ये दिखने लगा कि टीवी में चमकते इंडिया पे जोर था और जो संघर्षशील इंडिया है वो धीरे धीरे टीवी के स्क्रीन से गायब होता रहा। और फिर आया अर्नब गोस्वामी का दौर, जो चीखने चिल्लाने का दौर, जो स्टोरीज पे, जो रिपोर्ट्स पे फोकस था, वो कहीं स्टूडियो डिस्कशंस पे आ गया। मतलब एक तरह से 10 विंडो बन गई और उन विंडो में 10 लोग, लेकिन विचार सिर्फ एक, उसी को बार बार दोहराया जाए। तो रिपोर्टर जो है उसके लिए टीवी में स्पेस कम हो गई और उस दौरान मैंने टीवी छोड़ दिया। कुछ समय बाद फिर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया और उसको लेकर भी एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। ये बात है 2010 की। आपको याद होगा बस्तर में एक अंदरूनी गांव ताड़मेतला, वहाँ एक सुबह सीआरपीएफ बटालियन पे माओवादियों का हमला होता है और 3 घंटे में 76 जवान मारे जाते हैं। आप अगर अखबारों के आर्काइव में जाके देखेंगे तो वो जो खबर थी वो देश का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, वो खबर दिल्ली की डेट लाइन के साथ छपी थी, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ जैसा एक पूरा प्रदेश है उसमें एक भी रिपोर्टर रखने की ज़रूरत नहीं महसूस की थी। फिर क्योंकि इतनी बड़ी वारदात हुई तो अखबार को झटका लगा। एडिटर्स ने तय किया कि भाई अब तो वहाँ रिपोर्टर भेजना पड़ेगा और उस वजह से मुझे मौका मिला छत्तीसगढ़ जाके रिपोर्टिंग करने का। उन्होंने मुझे स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे हायर किया। मैं रायपुर गई। रायपुर में मैंने पाया कि टाइम्स ऑफ इंडिया का दफ्तर है। मैं दफ्तर गई, देखा 8 लोग वहाँ काम कर रहे हैं। मुझे काफ़ी अचंभा हुआ कि खबरें तो यहाँ से आ नहीं रही है, 8 लोग क्या काम कर रहे हैं। पता चला वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग थे।
मतलब अखबार उस पूरे प्रदेश से खबरें नहीं, सिर्फ विज्ञापन बटोर रहा था। लेकिन ये अगर मेरी खुशकिस्मती है कि इतने विज्ञापन नहीं आ रहे थे कि उसकी वजह से खबरें दबाई जाएं, और मुझे मौका मिला एज ए रिपोर्टर, वहाँ से एक तरह से आज़ादी मिली जो भी खबरें हैं उनको सही रूप से पेश करने की। तो उस दौरान फिर मैंने बस्तर में काम किया, माओवादी लड़ाई है उसको कवर किया। उसके साथ छत्तीसगढ़ में एक बड़ा इलाका है कोयले खदानों का, वहाँ पे जो मजदूरों का संघर्ष है उसे कवर किया। वहाँ विस्थापन हो रहा है ग्रामीणों का, उस पर लिखा। और 2012 में जब कोलगेट हुआ, जो कोल स्कैम देश के सामने आया, उस दौरान भी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करने का मौका मिला। लेकिन फिर जाके टाइम्स ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ में स्टेट एडिशन शुरू कर दिया, और जैसे ही स्टेट एडिशन शुरू हुआ वैसे ही उनकी मजबूरी हो गई कि वो स्टेट गवर्नमेंट को खुश रखें, क्योंकि विज्ञापन जो आते हैं वो सरकारों से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उस वजह से दोबारा स्पेस सिकुड़ गई। लेकिन एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुला, और 2014 में स्क्रोल की शुरुआत हुई। वो मतलब एक तरह से डिजिटल मीडिया का आप कह सकते हैं 2014 से ट्रेंड पकड़ता रहा। न्यूज़ लॉन्ड्री उसके पहले से था। स्क्रोल शुरू हुआ, स्क्रोल के बाद वायर आया, क्विंट, और ऐसे करते करते डिजिटल मीडिया एक तरह से अपनी पकड़ जमाने लगा। अब मैं स्क्रोल में जब काम कर रही थी, मैं दिल्ली में थी, और पत्रकारिता और पत्रकारों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित माने जाने वाली देश की राजधानी में। लेकिन बहुत जल्द साफ हो गया कि देश बदल रहा है। न्यू इंडिया की राजधानी में पत्रकारिता की आज़ादी खत्म हो रही है। पहले भी पूरी तरह नहीं थी, सरकार जो है वो अपना दबाव बनाती थी, लेकिन वो अब पूरी तरह से दुर्लभ होती जा रही थी। जब प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ना महसूस करें, जब उनके मंत्री पत्रकारों को प्रेस्टिट्यूट बोलें, जब दिल्ली हाई कोर्ट में खुलेआम पत्रकारों को पीट दिया जाए, पत्रकार सड़कों पे प्रदर्शन करें, अपना बात रखें, लेकिन उसका कोई असर ना हो। धीरे धीरे मैसेज साफ हो गया कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। सरकार का ये रवैया है कि या तो मीडिया सिर्फ उन्हीं की बातें रखे, नहीं तो जो मीडिया सिर्फ उन्हीं की बात नहीं रख रही है, समाज के लोगों की भी बातें रख रही है, उनको एंटी नेशनल बोलना। और 2019 में आते आते एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। जो पत्रकार अपने काम ईमानदारी से कर रहे हैं उन पे एफआईआर, मुकदमे, डेफेमेशन केस, यहाँ तक कि गिरफ्तारी तक हो रही है। मेरे ऊपर भी एक एफआईआर है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे हंसी भी आई और दुख भी हुआ कि जिस स्टोरी के चलते मुझ पर एफआईआर हुआ वो बेहद मामूली है। यहाँ तक कि मेरे मामा जी ने फ़ोन करके, जब उनको खबर पता चली कि एफआईआर हुआ है, उन्हें जाके स्टोरी पढ़ी और उन्होंने मुझे फ़ोन करके डांट मार दी कि बड़ी कमज़ोर स्टोरी लिखी तुमने, तो क्यों स्टोरी में कुछ था भी नहीं। वो स्टोरी में ना कोई मैंने खुफिया दस्तावेज निकाले थे, ना मैंने कोई बड़ा खुलासा किया था। बिल्कुल आम जो स्पॉट रिपोर्टिंग देश का हर पत्रकार करता है कि आप जाओ कहीं, आप लोगों से बात करो, लोगों से जो बातें हों वो अपनी बात लिखो। एक स्पॉट रिपोर्ट थी, बस ये था कि वो स्पॉट रिपोर्ट थी प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए गाँव से, और उस गाँव में ऐसा कुछ अलग से ऐसा नहीं हुआ था कि जो देश के बाकी गाँव में ना हो। स्टोरी थी मई से, पिछले साल मई में, जब आपको याद होगा लॉकडाउन रहा था, और लॉकडाउन की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई थी, और कई जगह पे लोगों को खाने की भी कमी हुई थी। तो ये ऐसा गांव था जहाँ कई परिवार थे, गरीब परिवार, मजदूर परिवार, जिन्हें काम नहीं मिला, कई हफ्तों तक वो बिना काम के रहे, और ना उनके पास ज़मीन है, ना उनकी खुद की खेती है, तो उन्हें ना फिर राशन कार्ड है, उनके राशन कार्ड भी नहीं बने। तो उसमें उस रिपोर्ट में कुछ खास नहीं था, बस कुछ लोगों के इंटरव्यू थे ये कहते हुए कि भाई रात को हम दाल रोटी कई बार उसके बिना भी सोए हैं। अब उस मामूली स्टोरी के ऊपर एफआईआर हो गई। मेरा बस ये सोचना था इसके बाद कि भाई ये कोई ब्रेव जर्नलिज्म नहीं है, ये तो प्लेन जर्नलिज्म है। मतलब प्लेन जर्नलिज्म, साधारण जर्नलिज्म के लिए भी अब इस देश में उसकी भी छूट नहीं है, खास तौर पे यूपी में, चाहे वो मिड डे मील पे स्टोरी हो या हाथरस रेप कांड पे। मतलब अभी करीब 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। हमारे केरला के एक पत्रकार साथी हैं सिद्दीक कपन, वो जेल में हैं।
इस सब के बावजूद देश के पत्रकार अभी भी उम्दा काम कर रहे हैं। लेकिन ये फिर भी जितना भी जो आप कहें कि मनदीप पुनिया जिनके ऊपर अभी गिरफ्तारी हुई और उनकी तरह बहुत यंग रिपोर्टर्स हैं, बहुत दिलेरी से कई बार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के बिना काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कहना गलत नहीं है कि मीडिया में जिनके पास सबसे बड़ा लाउडस्पीकर है वो सरकारी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ना कि पत्रकारिता, और जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनकी आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। ऐसे में जन आंदोलन की जो सही तस्वीर है वो पब्लिक के सामने कैसे आ पाएगी? जैसे कि आप जानते हैं, जो महाराष्ट्र में पुणे में एल्गार परिषद हुआ, उसमें कई जन संगठन, 40 से ज़्यादा जन संगठन देश भर के एक साथ आए, वो प्रोग्राम चला और उसको इतना अब तो काफ़ी बातें, कई साल बीत चुके हैं तो काफ़ी बातें हम जान रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से एक षड्यंत्र का रूप देकर गिरफ्तारियां की गई ऐसे लोगों की जिनका इतना कई मतलब 20-30 साल का पब्लिक रिकॉर्ड है जनसेवा का। भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद का केस तो हम जान ही रहे हैं। फिर हाल ही में जो सीए आंदोलन चला, जो नागरिक कानून के खिलाफ खासतौर पे मुस्लिम महिलाओं ने जो आंदोलन चलाया, हम देख रहे हैं दिल्ली में उसे कैसे जोड़ दिया गया। इस बात से एक और साजिश का निर्माण हुआ, ये कि दंगे फैलाने की साजिश है ये, और उस वजह से देखिए कितने लोग अभी जेल में हैं। और सबसे हाल ही का एग्जाम्पल ये कि पंजाब एक सुर से किसान कानून के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन निकला हुआ है, और उसे किस तरह से दिखाया जा रहा है, कैसे उस पर खालिस्तान टैग लगाने की पूरी कोशिश चल रही है। मनीषा ने इस पे बहुत बेहतरीन काम किया है। इनका जो शो है न्यूसांस, उसमें ये हर हफ्ते दिखाती हैं कि किस तरह से खास तौर पे जो टीवी मीडिया है वो चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके तोड़ मड़ोड़ के दिखा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया दोनों का इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है प्रोपेगेंडा के लिए कि भारत के लोगों की सोचने समझने की क्षमता को सिस्टमैटिक तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे जब पिछले साल मैं मई के महीने में जब बनारस और आसपास के गांव में घूमी थी, कई गांवों में मैं लोगों से मिली, ऐसे लोगों से जो बहुत परेशानी झेल कर घर लौटे थे। वो ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के टाइम में बड़े शहरों में फंस गए थे। वो फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूर वर्ग है, और ना उन्हें काम मिला। जैसे कई लोग बिल्डिंग साइट पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टरों ने पैसा नहीं दिया, मतलब ना पैसे ना खाना, और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के साइकिल पे आना, तो पूरी यातनाएं झेले हुए लोग थे। और उनसे मैंने कहा, आप इतनी परेशानी आपको झेलनी पड़ी, आपको लगता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको लगता नहीं कि सरकार ने आपकी देखभाल नहीं की? तो पलट के बोले, नहीं, वो तो मोदी जी नहीं होते तो और लोग मर जाते, मोदी जी थे तो बचा लिया। तो इतनी अंधभक्ति लोगों में आ चुकी है कि लोग अपने अनुभवों को नहीं देख पा रहे हैं। बाकी ये सोचना कि कोई यूपी में बैठा समझे कि पंजाब में क्या हो रहा है, चलिए मान सकते हैं कि उन तक खबर नहीं पहुंच रही, गोदी मीडिया को देखकर वो समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, लेकिन जो उनके साथ जो उनके खुद के अनुभव हैं, उन पे जो घटित हो रहा है, वो लोग वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। प्रोपेगेंडा का इतना ज़्यादा पकड़ है लोगों की सोच पर। अब हम लोगों को कई बार लगता है कि ऐसा कैसे कि लोग खुद से सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ कि जो व्यक्ति सुबह घर से निकला मेहनत करने के लिए और दिन भर खटा, और रात को आके उसने कुछ समय के लिए टीवी खोला, तो कौन सा चैनल है? अगर वो एक आध चैनल शायद एनडीटीवी होगा जिसपे उसे सही खबर दिखेगी, नहीं तो चाहे जी हो, आज तक हो, एबीपी हो, कोई भी चैनल हो, वो यही दिखा रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके ऊपर जो आईटी सेल ने पैसा खर्च किया है वही चीज़ें चल रही हैं। तो लोगों को भी एक तरह से हम ब्लेम नहीं कर सकते कि वो इस प्रोपेगेंडा के लिए, इस प्रोपेगेंडा में फंसते जा रहे हैं। वो तो यही मानेंगे कि मोदी जी ने पता नहीं क्या पूरे विश्व में इंडिया का नाम चमका दिया। वो यही सोचेंगे कि बालाकोट में घुस कर 400 आतंकवादियों को मारा या कोरोना को हरा दिया। उनकी तो यही सोच होगी। सिर्फ वही आदमी मुझे लगता है जो कि जिसे मौका मिले, चाहे तो अपने मोहल्ले में
फैक्ट्री में, खेत में, किसी भी तरह से किसी संगठन से जुड़ने का, किसी जन आंदोलन से जुड़ने का, वही आदमी शायद इस प्रोपेगेंडा के पार देख सके। क्योंकि नहीं तो जो अपना काम कर रहा है, जो अपने संघर्ष में एक तरह से हर कोई अकेला, सब लोग अकेले पड़ गए हैं, सब लोग अपना अपनी, क्योंकि इसे एक बड़ी सोशल फोर्स है जो पिछले हम देख रहे हैं सालों से कि धीरे धीरे संगठन जो थे वो कई, जैसे पहले होता था कि एक फैक्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड हो पाते थे लोग, अब आप देखेंगे फैक्ट्रीज में भी एक कैजुअल लेबर का दौर है कि आप आज यहाँ हैं, अगले हफ्ते आप कहीं, तीसरे हफ्ते कहीं और। तो संगठन में लोग अब उतना शामिल नहीं हैं और इस वजह से वो एक ध्रुवीकरण है और लोग अपने में सिमट के रह गए हैं और इसीलिए प्रोपेगेंडा मुझे लगता है ज़्यादा प्रभावशाली हो पा रहा है। पंजाब के जन आंदोलन का ये बड़ा योगदान है कि मीडिया की परख करना लोग सीख गए हैं। गोदी मीडिया की सच्चाई है पंजाब तो जान चुका है और शायद हरियाणा, पश्चिम यूपी, राजस्थान में भी कुछ जगह पे ये एक अवेयरनेस हम लोगों को अब दिख रही है। लेकिन देश का जो बाकी हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है, वो बात वहाँ तक नहीं पहुँची है। मुझे डर ये है कि जब तक चीज़ें साफ होंगी, जब तक लोग ये समझ पाएंगे कि किस तरह से वो प्रोपेगेंडा के शिकार हुए, तब तक बहुत देर हो जाएगी। देश की रगों में इतना जहर घोल दिया जाएगा, इतना हिंदू मुस्लिम सिख करके लोगों को बांट दिया जाएगा, मूलभूत ढांचा जो है देश का वो बदल दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र का परचम फहरा दिया जाएगा कि फिर हम अपना देश बचा पाएंगे कि नहीं, इसको लेकर मुझे घबराहट होती है। आने वाले सालों में मुझे लगता है जन आंदोलन तेज होंगे, उन पे दमन भी तेज होगा, साथ साथ पत्रकारों के ऊपर भी नकेल और कसी जाएगी, हमें देशद्रोही ठहराया जाएगा। इस सब को हम होने से रोक नहीं सकते, बस अपना काम कर सकते हैं ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। एक ज़माने में मैं सोचती थी कि पत्रकारों का काम है टू होल्ड पावर टू अकाउंट, मतलब कि सरकार पे कड़ी नज़र बना के रखना, उनसे जवाबदेही मांगना। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि इस सरकार से जवाबदेही हमें मांगने से हमें कोई जवाबदेही नहीं मिलेगी। जब तक बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतती जाएगी, जवाबदेही की उम्मीद हम नहीं कर सकते। और इन सालों में कभी कभी मैं हताश एक तरह से अपने आप को महसूस किया है, ये सोचकर कि जो एक इस प्रोफेशन में, इस काम में जो एक सोच थी हमारी कि हम क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हम जब जाते थे रिपोर्टिंग करने, तो अगर मैं प्रधानमंत्री के गोद लिए गाँव पे ही स्टोरी जब मैंने की, तो कहीं उम्मीद होती थी कि हम अगर लिखेंगे कि ये जो है एक परिवार है जो ये भूखा सोया है और ये बिल्कुल गरीब परिवार है और इसको राशन कार्ड क्यों नहीं है, तो उम्मीद होती थी कि जब भी छपेगा कि ऐसे गरीब परिवार हैं जो बिना खाने के सो रहे हैं, जिनका राशन सरकार से मिलना चाहिए, कि कोई जो राशन अधिकारी है वो स्टोरी पढ़कर किसी को भेजेगा उनके पास और कहेगा चलिए इनका राशन कार्ड बनवा देते थे। तो वो एक जवाबदेही हम लोग सोचते थे कि हमारी रिपोर्टिंग से लोगों के साथ न्याय होगा, अधिकारियों की आंखें खुलेंगी, सरकार को झटका लगेगा। वो तो अब पुरानी बातें होकर रह गई हैं। तो एक मुझे अपना खुद का नज़रिया बदलना पड़ा है पत्रकारिता की तरफ, और अब मैं सोचती हूँ कि द रोल ऑफ अ जर्नलिस्ट इज ऑल्सो टू लीव अ रिकॉर्ड ऑफ योर टाइम्स, टू राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। कि ठीक है, हम अभी जो लिख रहे हैं उससे बदलाव नहीं हो पा रहा, क्योंकि सरकार जो है एक बहुत अहंकारी सरकार है। वो पत्रकारों को देशद्रोही मानती है। वो नहीं सोचती, अगर एक गरीब परिवार को राशन नहीं मिल रहा है, उसकी ये सोच नहीं है कि जाके उनकी मदद करे, उसकी सोच ये है कि किसी तरह से इस रिपोर्ट की खंडन करे, पत्रकार को डराए, बाकी पत्रकारों को भी डराए। तो ये अलग सोच की सरकार है और इसे हम नहीं बदल सकते। तो मुझे लगता है कि ये याद रखना कि पत्रकारिता का एक और बड़ा रोल है, वो ये कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप आज जो हो रहा है उसका सच बयान करो। आज बदलाव नहीं होगा, कभी तो होगा।
और यही सोचकर मुझे लगता है हम पत्रकारों को अपना काम करते रहना चाहिए। जी शुक्रिया।